सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी के संबंध में अध्ययन करेंगे। आपने मेंडल के बारे में पढ़ा, उनके कार्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। मेंडल ने वास्तव में कोई नियम नहीं दिए थे, लेकिन बाद में जो निर्धारित हुए 3 नियम, ठीक। और ऐसा भी बताया आपको पहले वीडियो में कि केवल इसमें 2 नियम, रूल्स जो हैं, लॉ जो हैं वैध हैं, माने गए हैं। एक पहले वाले को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैंसिल कर दिया है कार्ल कोरेंस द्वारा, लेकिन नियम तो हमें तीनों ही पढ़ने हैं। तो पहला नियम मेंडल का आनुवंशिकता के जो नियम हैं उनमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, इसे ही अप्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इसे ही अप्रभाविता का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ रिसेसिवनेस, ठीक। ऑन क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स हैविंग कंट्रास्टेड करेक्टर और ट्रेड्स, ओनली डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस इन ए वन जनरेशन। ऑन क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर्स और ट्रेड्स, ओनली डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस इन ए वन जनरेशन। यदि आपने जेनेटिक्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी, शब्दावली पढ़ रखी है तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैं हिंदी में बताता हूँ कि ऐसे जनक का संकरण कराने पर जिनमें विपर्य लक्षण होते हैं तो प्रथम पीढ़ी या उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उनमें केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा, अप्रभावी नहीं। अप्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट नहीं होता, दिखाई नहीं देता, छुप जाता है हेटेरोजाइगस अवस्था में। तो बात ये रही कि विपर्य लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, अप्रभावी नहीं, ठीक। इसमें उदाहरण में लिया गया, प्रभावी में आपने लंबा पौधा लिया और अप्रभावी में रिसेसिव मतलब द्वार बौना पौधा ले लिया। जब दोनों का संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में वन में ये डबल टी कैपिटल डोमिनेंट लिख रखा है, प्रभावी होगा, रिसेसिव अप्रभावी होगा। इनका संकरण कराया तो निकल के आई पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी में जीन संकेत रूप तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में हाइब्रिड संकर हो गया, संकर प्रभावी हो गया, संकर डोमिनेंट हो गया, ठीक। हाइब्रिड डोमिनेंट या संकर प्रभावी कह सकते हैं। तो इसमें केवल लंबा पौधे बनेंगे, छोटे दिखाई नहीं देंगे, छोटापन जो है छुप जाएगा, तो इसलिए प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक ही बात है, ये मेंडल की आनुवंशिकता द्वितीय नियम है, क्रम से ही बताया जा रहा है आपको। इसकी बात करनी है, ऑन क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर, बोथ करेक्टर एक्सपेंड फिक्स्ड रेशियो इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन, और रेशियो होता है 3:1, ठीक है। ऑन क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स हैविंग कंट्रास्टिंग करेक्टर, बोथ करेक्टर एक्सपेंड इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ 3:1 इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, कहने का तात्पर्य है दूसरे नियम का कि विपर्य लक्षण वाले जनकों का एक लक्षण लेके बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, या डाइहाइब्रिड कर लें, रेशियो वही आ जाएगा 3:1, ठीक। का संकरण करा जाता है, विपर्य लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया तो द्वितीय पीढ़ी में वो दोनों लक्षण, विपर्य लक्षण एक लिया लेकिन लक्षण कितने, वो 2, जैसे लंबा बोना लिया, गोल और रिजर्व बीज ले लिए, तो वहाँ पे जो रेशियो उत्पन्न होगा वो वास्तविक दृश्य रूप जो फिनोटाइप आएगा वो 3:1 आता है। तो परिभाषा के रूप में लिखें कि विपर्य लक्षण वाले जनकों का संकरण कराने पर तृतीय पीढ़ी में दोनों लक्षण निश्चित अनुपात 3:1 में उत्पन्न होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, ठीक। दूसरी बात में याद करेंगे, 2 नाम दिए रखे हैं इसके, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन कंट्रास्टिंग जीन्स सेपरेट
आउट सो गैमीट्स हैव ओनली वन कंट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक है, तो बात ये आई कि जो गैमीट्स में जो जीन होती हैं, ठीक, वो होमोस्पोरस हो सकता है, हेटेरोस्पोरस हो सकता है, कैसा भी हो। होमोस्पोरस है तो हेटेरोस्पोरस है तो हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस है तो अलग अलग जीन होंगे, एक कंट्रास्टिंग करेक्टर के दोनों जीन होंगे, दोनों करेक्टर के। और होमोजाइगस है तो जीन्स जो हैं आपकी एक ही लक्षण के होंगे। ठीक है, लेकिन जब युग्मक बनेंगे तो अलग अलग युग्मकों में दोनों जीन जाएंगे, क्योंकि पेयर्स में पाए जाते हैं जीन्स। ठीक, कंट्रास्टिंग जीन हो वैसे भी हो। तो उन्होंने कहा कि युग्मक बनते समय जीन अलग अलग युग्मकों में गैमीट्स में जाते हैं, युग्मकों में जाते हैं, तो युग्मक शुद्ध जीन ही होते हैं। युग्मक में एक ही जीन होती है तो उसमें दोनों जीन नहीं हो सकते, चाहे तो डोमिनेंट करेक्टर की जीन होगी या रिसेसिव की होगी। ठीक है, तो इसमें उदाहरण दिया है, डोमिनेंट टाल पौधे को रिसेसिव ड्वार्फ से कराया है। तो प्रथम पीढ़ी में तो वही पहला नियम जो था उसके अनुसार आया है में सभी लंबे पौधे होंगे, लेकिन जब उनका स्वसंकरण कराया जाएगा, आपको F2 पीढ़ी की आपकी परिभाषा बताई थी पहले कि ऑन सेल्फिंग या सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर कॉल्ड सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पर आपके दो प्रकार के गैमीट बने, इसका मतलब मेल गैमीट दिखा रखे हैं, मेल हो चाहे फीमेल। इसमें गैमीट एक में डोमिनेंट लक्षण वाली जीन जाएगी, एक में रिसेसिव वाली। ठीक है, मतलब आधम 50-50% में। वैसे ही फीमेल में भी यही होगा। और जब संकरण होगा तो इसके 4 ऑप्शंस बनते हैं, 4 में डोमिनेंट होंगे, 2 ये डोमिनेंट हो गए हेटेरोजाइगस होंगे, और एक रिसेसिव लक्षण वाले पौधे, मतलब 25% पौधे प्योर डोमिनेंट होंगे, 50% पौधे हाइब्रिड डोमिनेंट लक्षण वाले होंगे, और 25% रिसेसिव लक्षण वाले। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा टाल और ड्वार्फ का वो 3:1, मतलब 75% डोमिनेंट लक्षण वाले होंगे और 25% ड्वार्फ बौने लक्षण वाले, अप्रभावी लक्षण वाले होंगे। और इनका जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, संकेत रूप या जीन रूप अनुपात जो आएगा 1:2:1। डोमिनेंट 4 में से 1 है, हाइब्रिड डोमिनेंट 2 हैं 4 में से, और रिसेसिव मतलब अप्रभावी 1 है। तो इनका रेशियो जो होगा आपका 1:2:1। कभी कभी पेपरों में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्योर एंड हाइब्रिड का रेशियो बताइए। तो प्योर डोमिनेंट भी प्योर हैं 1 रेशियो वाले, और रिसेसिव भी प्योर जीनी हैं। ठीक है, प्योर जीनियस हैं, अतः इनका रेशियो जो है 1:1 या 50%/50% आएगा। ठीक, तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार बात ये की जाती है कि ऑन क्रॉसिंग द पेरेंट्स हैविंग 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर इन F2 जनरेशन ऑल 4 करेक्टर्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। सुने, ऑन क्रॉसिंग द पेरेंट्स having 2 contrasting characters in F2 generation all 4 characters expressed independently। कहने का मतलब ये है कि 2 विपर्य लक्षण रखने वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में 4 या कह सकते हैं सभी लक्षण, 4 ही लक्षण होंगे, तो 2 लक्षण लिए हमने यहाँ पर कंट्रास्टिंग, तो 4 ही करेक्टर होंगे, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, दोबारा परिभाषा सुन लें इसकी कि 2 विपरीत या विपरीत लक्षण रखने वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में सभी लक्षण स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शित होते हैं। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। उदाहरण की बात करें तो डोमिनेंट और रिसेसिव 2 लक्षण लिया। अब तक हमने पहले और दूसरे नियम में केवल एक कंट्रास्टिंग करेक्टर लिया था, यहाँ 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं। यहाँ पर गोल और झुर्रीदार बीज एक दूसरे के भी कंट्रास्टिंग हैं, विपरीत हैं, विपरीय हैं, और येलो पीले और ग्रीन। ठीक, एक तो ये 2 लक्षण कंट्रास्टिंग हो गए, और उनका संगम प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे ऐसे बनेंगे जिन पर गोल और पीले बीज लगेंगे, गोल और पीले बीज लगेंगे। ठीक है, हरा बीज किसी में नहीं आएगा, झुर्रीदार बीज किसी में नहीं आएगा, लेकिन जब उनका स्वसंकरण का सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाएगी, ठीक है,
तो द्वितीय पीढ़ी बनेगी। द्वितीय पीढ़ी के लिए 4 प्रकार के युग्मक बनाएंगे। ठीक, 25% युग्मक होंगे जिसमें दोनों डोमिनेंट जीन होंगी, 50% ऐसे होंगे जिनमें एक डोमिनेंट जीन होगी, एक रिसेसिव होगी, और 25% होंगे जिसमें दोनों जीन रिसेसिव वाले होंगे या प्रभावी होंगे। इनके संकरण कराने पर 16 ऑप्शंस बनते हैं। तो इसे बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके लिए आप समझें कि जो गैमीट्स आपको मेल और फीमेल गैमीट दिखा रखे हैं, थोड़ी स्पेलिंग इसलिए ऐसे रह गई है कि यहाँ पर स्थान नहीं बनता तो बिगड़ जाता फिगर। RY दोनों में है, कैपिटल R हैं दोनों, फिर कैपिटल R और स्मॉल बाई है, फिर कैपिटल बाई और स्मॉल R हैं, और फिर लास्ट में चौथे प्रकार के गैमीट में स्मॉल R और स्मॉल बाई लगा के जीन संकेत लगाए गए। तो इन्हें बनाने के लिए आप ऐसा करेंगे कि ऊपर से RY कैपिटल वाली को उतार दें पहले, फिर R कैपिटल स्मॉल बाई वाले को, फिर बाई कैपिटल और R स्मॉल वाले को चारे खानों में उतार दें। ऐसे RY को चारों में उतार दें, और ऐसे इधर से उतार देंगे तो आपको गलती नहीं होगी। वैसे नियम में होता है कि सपोज करो R कैपिटल बाई और R कैपिटल बाई, R कैपिटल और बाई कैपिटल वालों को गुणा करेंगे तो पहले वाले में रखे जाएंगे, दूसरे में वाले जो बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो R कैपिटल बाई कैपिटल वाला फीमेल वाला और R कैपिटल बाई स्मॉल वाला मेल गैमीट वाला संकरण करेगा, तो ये संरचनाएं बनेंगे। जब इनका फिनोटाइप देखा जाता है तो इनमें 16 में से 9 पौधे ऐसे होते हैं, या 16 में से 9, ठीक, 9/16, ठीक है, राउंड और येलो सीड बनेंगे। ठीक, पहली लाइन ऊपर वाले की और बाएं वाली एरो रो जो है उसकी पूरे की, और इसमें 2 और रह जाएंगी आपकी। तीसरी वाली लाइन है ऊपर से दूसरे वर्टिकली ग्रुप देखें, तीसरे वाला दूसरा भाग, और इसमें भी आपको वर्टिकली नीचे से दूसरे वाले में, इसमें तो या ये समझ लें कि ऐसा कोई भी भाग है इसमें जो स्क्वायर बन रखे हैं जिनमें कम से कम एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है, एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y है, उन सभी में राउंड और येलो बीज बनेंगे और इनकी संख्या 9 निकल के आती है। ठीक, दूसरे फिनोटाइप में आएंगे राउंड एंड ग्रीन। ठीक, गोल बीज होंगे लेकिन हरे कलर के होंगे। इनका संख्या जो है 3 आएगी 16 में से, 3/16। तो इनमें ऐसे जीन जिनमें R 1 या 2 9 हो सकते हैं, R कम से कम एक कैपिटल होगा और Y लेकिन दोनों स्मॉल होंगी। ठीक, येलो और रिंकल्ड वाले में तीसरा जो फिनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइप आएगा उसमें येलो और रिंकल्ड मतलब पीले और झुर्रीदार बीज आएंगे। इनमें कम से कम कैपिटल Y 1 होगी और R दोनों स्मॉल होंगी। इनकी संख्या भी 16 में से 3 होगी। रिंकल्ड ग्रीन, ये लास्ट वाला बिंदु कोने में देख सकते हैं, इसमें दोनों R स्मॉल हैं, दोनों Y स्मॉल हैं, अर्थात इसमें तो कोई R कैपिटल होगी ना Y, मतलब ना राउंड की जीन उपस्थित होगी ना येलो की, तो इसकी संख्या 1 आती है। तो इसी से हम फिनोटाइप निकालते हैं, और फिनोटाइप इसका जो निकल के आता है डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं इसे। तो 9:2 फिनोटाइपिक रेशियो दृश्य रूप अनुपात जो 9:3:3:1। ठीक, और जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बता रखा है लेकिन आप निकाल के देख सकते हैं, आपको जीनोटाइपिक रेशियो लिख के दिया है 1:2:2:1:1:1:2:1:2:1। इसे याद करने के लिए आपके लिए एक तरकीब है 12-21-4 12-21 12-21-4 12-21 12-21-4 12-21। इनके बीच में रेशियो लगा देंगे, आप चिन्ह लगा देंगे, मार्क्स लगा देंगे तो आपके याद हो जाएगा। तो आपके लिए ये जेनेटिक्स के मेंडल की आनुवंशिकता के जो नियम हैं वो आपको बताए गए। आप इसमें से बारी बारी दे रख सकते हैं। डोमिनेंट लक्षणों वाला है, टाल और वार्प किए जी गैमीट्स बने, इसमें देखें आप, ठीक है, गैमीट्स बने, कैपिटल T और स्मॉल t के अलग अलग वाले जीन सेपरेट हो गई, दोनों में एक इसी बनने थे, और फिर इसमें से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल T और स्मॉल t के जीन्स मिले, और इस प्रकार से हाइब्रिड टाल या हाइब्रिड डोमिनेंट पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी स्थिति आपके लिए ये दूसरा नियम है, आप देख सकते हैं
लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, डोमिनेंट ने टाल और बॉन ड्राफ्ट पौधे का संकरण कराया है। इसमें गैमेट बने प्रथम जनरेशन वही डोमिनेंट वाली होगी, हाइब्रिड डोमिनेंट या हाइब्रिड टाल पौधे मिलेंगे क्योंकि सभी पौधे इसमें टाल रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद जब स्वसंकरण कराया जाएगा F2 जनरेशन में 4 में से 3/4 टाल होंगे और 1/4 ड्वार्फ होंगे, मतलब 75% पौधे डोमिनेंट करैक्टर प्रदर्शित करेंगे और 25% रिसेसिव। इस पर इनका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो बताया था 1:2:1, ठीक है भाई। और इसके बाद आपके लिए तीसरा जो आपके लिए दिखाने के लिए है, ये है आपके लिए नियम 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डोमिनेंट वही लिया है जो आपको हमने बताया। रिसेसिव येलो राउंड, पहले इसमें येलो लगा दिया हमने, राउंड पहले लगा दिया, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ग्रीन रिंकल्ड का संकरण कराएंगे तो पहली पीढ़ी में हाइब्रिड येलो राउंड वाले मिलेंगे, वाले येलो राउंड पौधे ऐसे बनेंगे जिनमें बीज केवल पीले और गोल या गोल और पीले बनेंगे, ठीक है। जब इनका सेल्फिंग कराया जाए, सेल्फ क्रॉसिंग कराया जाएगी तो F2 जनरेशन बनेगी और वो 16 ऑप्शंस हमारे पास प्राप्त होंगे। गैमीट्स फ्रॉम हेटेरोजाइगस पेरेंट मतलब F1 पीढ़ी के हैं और ये मेल फीमेल किधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। इनका संकरण जब होगा क्रॉसिंग तो इसमें 16 में से 9 ऐसे होंगे जिनमें कैपिटल R और कैपिटल Y होंगे, मतलब डोमिनेंट लक्षण वाले होंगे, और 3 ऐसे होंगे जिनमें स्मॉल कैपिटल R और स्मॉल Y होंगी, और 3 ऐसे होंगे जिनमें से कैपिटल Y और R स्मॉल होगी, ठीक है। और एक ऐसा होगा जिसमें स्मॉल R और स्मॉल Y होंगे। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो तो आपके लिए यही है 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आपको वहाँ पे भी बताया, यहाँ पे फिर देख लें 1:2:2:1, 1:4:1, 1:2:2:1, ठीक है। इसी के साथ मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम पूरे हो जाते हैं। आपको ये पहले ही बता चुका है कि पहला नियम कार्ल कोरेंस ने, ठीक, अमान्य घोषित कर दिया है, और इन नियमों के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इंटर वाले छात्रों के लिए, BSc के लिए, या आगे भी पढ़ेंगे तो इतना ही नियम रहेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम चाहे आप बॉटनी में पढ़ें, तो जूलॉजी में पढ़ें, बॉटनी पढ़ें, जूलॉजी पढ़ें, जेनेटिक्स की कोई भी साइड पढ़ें, ठीक है। स्पेशलाइजेशन करें, जब भी नियम यही रहेंगे, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। जेनेटिक्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी, शब्दावली जो दे रखी है उसे अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। पहले वीडियो में मैं टर्मिनोलॉजी बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे इस कम से कम 2 बार सुनने के बाद इसके नोट्स तैयार करें, हिंदी इंग्लिश में आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें, ठीक है। लेकिन तैयारी पूरी अच्छी तरह से चाहिए। और सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के वीडियो को अवलोकित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।